ये हमारा पॉलिटी क्रैश कोर्स और यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का तीसरा लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, जिसमें हमने प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लिया है। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कवर करने जा रहे हैं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, ये सब क्या होता है, सारी बातें इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है नेशन का, स्टेट का, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊं, उससे पहले पॉलिटिकल साइंस में क्या-क्या टर्म्स आजकल चलते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में किस तरीके के उसके सवाल आए हैं, एक बारी वो सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर देते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे आते हैं। सबसे पहला अपना मुद्दा है यूनियन। एक वर्ड यूज होता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि एक केंद्र की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट है। आपको पता है कि 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होती है जो राष्ट्रीय लेवल पे होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, नेशनल गवर्नमेंट, और एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड होती हैं कि ठीक है, कुछ पावर्स के ऊपर यूनियन कानून बनाएगा, कुछ के ऊपर स्टेट कानून बनाएगा, लेकिन यूनियन के पास ज्यादा पावर होती है, सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है। इट इज मोर पावरफुल। कि मतलब सपोज करिए अगर 100 एरियाज में हमारे को कानून बनाना है, पावर डिवाइड करेंगे लेकिन यूनियन को ज्यादा देंगे, तो हमने बोल दिया कि ठीक है, आप 70 मसलों पे कानून बना लो और आप बचे हुए 30 मसलों पे कानून बना लो। इस तरीके से जो यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है वो पावर तो डिवाइड करता है, लेकिन थोड़ा सा यूनिटरी फॉर्म को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा सेंटर को मजबूत बनाते हुए, इसे हम कहते हैं यूनियन। इस पर्टिकुलर मॉडल में जो स्टेट्स होते हैं उनके पास अपने देश से अलग होने का अधिकार नहीं होता। दे डोंट हैव अ राइट टू सिसीड। फॉर एग्जाम्पल, यूनियन का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, एरियाज हैं, लीड्स, मैनचेस्टर, ये सब, ये देश का हिस्सा हैं और इनके पास देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। दे डोंट हैव अ राइट टू सिसीड। वहां पे जो यूके के प्रधानमंत्री आशीष नेहरा, ऋषि सुनक हैं, उनके पास ज्यादा पावर है, और जो स्टेट लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे अलग अलग गवर्नर, मेयर्स हैं, उनके पास कम पावर है। तो हमने क्या समझा कि ये जो यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये यूनिटरी से काफी लिंक्ड होता है। यूनिटरी का मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर। यूनियन और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड होती है, लेकिन यूनियन के पास ज्यादा पावर होती है और राज्य जो हैं वो देश से अलग नहीं हो सकते। ये हो गया वर्ड यूनियन, जहां पे हम एक मजबूत केंद्र की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। एक और कीवर्ड होता है पॉलिटिकल साइंस में जिसको हम कहते हैं फेडरेशन। फेडरेशन में क्या हो रहा है कि इधर भी एक यूनियन है, मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। यहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर जो है वो डिवाइडेड है, पावर्स आर डिवाइडेड, लेकिन जो ये पावर का डिवीजन हो रहा है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। कि मतलब सेंटर और स्टेट जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबरी पर हैं। यूनियन में हमने क्या देखा था कि सेंटर ज्यादा मजबूत होता है। फेडरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि सेंटर और स्टेट के पास ऑलमोस्ट बराबर का दर्जा है। ऐसे में स्टेट्स और सेंटर यहां पे फेडरलिज्म, संघीय ढांचे के स्पिरिट में काम करते हैं। मतलब कि अगर एक देश फेडरेशन है तो वो ज्यादा फेडरलिज्म की तरफ झुकाव रखेगा। अगर एक देश यूनियन है तो वो यूनिटरी स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव रखेगा, जैसा हमने यूके में देखा। तो सबसे पहले यूनियन और फेडरेशन में डिफरेंस क्या है कि यूनियन में स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, फेडरेशन में सेंटर और स्टेट बराबरी भी होता है। ऑलमोस्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑलमोस्ट। यूनियन में स्टेट्स के पास देश से अलग होने का अधिकार नहीं होता। ये सेम चीज फेडरेशन में भी है। तो ये यूनियन और फेडरेशन की सिमिलैरिटी हो गई कि जैसे यूनियन में मैनचेस्टर वगैरह यूके से अलग नहीं हो सकते, सिमिलरली फेडरेशन में भी जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई भी राइट टू सिसीड नहीं होता। दे डोंट हैव अ राइट टू सिसीड। फेडरेशन का बेस्ट एग्जांपल है इंडिया और अमेरिका। वहां पर फ्लोरिडा, डकोटा, एटसेट्रा, और अपने यहां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एटसेट्रा, किसी भी राज्य के पास देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। हम
किसी भी राज्य को अपने देश से अलग होने नहीं दे सकते। तो यूएस और इंडिया दोनों ही फेडरेशन का एग्जाम्पल है। डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। यूनियन मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनिटरी टिल्ट मतलब कि यहां पे केंद्र ज्यादा मजबूत है और स्टेट्स अलग नहीं हो सकते। फेडरेशन, सेंटर और स्टेट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर के हैं, और ऐसे में जो स्टेट्स हैं वो फेडरलिज्म के स्पिरिट में ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे अपने ओरिजिनल देश से अलग नहीं हो सकते। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि देयर इज नो राइट टू सिसीड, देयर इज नो राइट टू सेसेशन। फिर एक वर्ड आता है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, ये सेंटर है, ये स्टेट्स हैं। ये तीसरा ऐसा पॉलिटिकल मॉडल है जहां पर स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होती है। तो अब हमारे तीन मॉडल निकल के आते हैं। एक जहां पे सेंटर मजबूत है, यूनियन। जहां पे सेंटर और स्टेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर हैं, फेडरेशन। जहां पर स्टेट्स मजबूत हैं उसे हम कहते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन की सबसे खास बात होती है कि यहां पर जो स्टेट्स होती हैं वो अपने ओरिजिनल देश से अलग हो सकती हैं। दे हैव राइट टू सेसेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फेडरेशन के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं पहले का यूएसएसआर और आज का यूरोपियन यूनियन। आपने देखा होगा कि ब्रिटेन जो है वो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला। सिमिलरली 1991 में यूएसएसआर टूटा, उसके बाद एक कजाकिस्तान और ये सारे देश बने। मतलब कि कॉन्फेडरेशन जो होता है वो एक लूज स्ट्रक्चर होता है। लूज स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहां पे जो यूनिट्स हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, प्रोविंसेस हैं, वो बड़े देश से अलग हो सकते हैं, उनको अलग किया जा सकता है। वेराज यूनियन और फेडरेशन जो हैं ये टाइट अरेंजमेंट होते हैं कि यहां पे राज्य जो है वो देश से अलग नहीं हो सकता। अगर आपने यहां पे देश से अलग होने की बात करी तो उसे एंटी नेशनल बोला जाएगा, उसे देशद्रोही गतिविधि बोला जाएगा। वेरास कॉन्फेडरेशन में अगर आप अलग होने की बात करते हो, जैसे यूएसएसआर या फिर अपना यूरोपियन यूनियन, अगर आप अलग होने की बात कर रहे हो तो ये अलाउड है, इसे देशद्रोह नहीं माना जाएगा। तो हमने क्या समझा कि दुनिया में ये जो सेंटर और स्टेट की पावर का डिवीजन होता है, इसके बेसिस पे तीन प्रकार के अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। हम कहां पे आते हैं? फेडरेशन में। यूके कहां पे आता है? यूनियन में। यूरोपियन यूनियन कहां पे आता है? कॉन्फेडरेशन में। और इनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं हमने समझ लिए। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूपीएससी आजकल काफी ज्यादा इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हमारे को सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं रटनी है, हमारे को उससे आगे बढ़ के भी जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना है। अब अगला वर्ड है स्टेट। आप कहोगे अरे ये क्या है? कुछ भी नहीं है। स्टेट उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये स्टेट है? नहीं, यहां पे हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का एक अलग ही मतलब होता है। इंडिया इज अ स्टेट। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आपको तो पॉल साइंस आती नहीं है, इंडिया तो कंट्री है, इंडिया कहां स्टेट हो गया? नहीं, पॉलिटिकल साइंस में इंडिया इज अ स्टेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री है। अच्छा, जैसे कि आप ये समझिए जो डायग्राम मैंने बनाया, इस एंटिटी की एक वेल डिफाइंड यहां पे मैंने बॉर्डर बना दिया कि ये जो देश है ये इस बाउंड्री, इस बॉर्डर के अंदर सिमटा हुआ है। हाँ, इंडिया की तो फिक्स्ड बाउंड्री है, इंडिया एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर काम करता है, श्रीलंका एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर काम करता है, अमेरिका एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर काम करता है। बात तो सही है। स्टेट का एक बहुत खास फीचर होता है कि इधर एक आजाद सरकार इस बॉर्डर के अंदर अपना शासन चला रही होती है। हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप सरकार, जो बाइडेन सरकार, महिंदा राजपक्सा सरकार, रनिल विक्रमसिंघे सरकार। हाँ, सरकार एक बॉर्डर के अंदर साम्राज्य चला रही है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट होता है, यहां पर सरकार का होना जरूरी है, लेकिन
वो सरकार कैसे चुनी गई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है इंपॉर्टेंट वो कि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ही नहीं, रिपब्लिक है, मोनार्की है, ऑटोक्रेसी है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पीछे वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर सरकार है और एक वेल डिफाइंड बॉर्डर है तो हमारी स्टेट की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन है कि यहां पे जो दुनिया के दूसरे देश हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो मान्यता देते हैं कि हाँ ये एक देश है, ये एक स्टेट है। तो हमें क्या समझना है कि स्टेट का जो रियल मतलब होता है वो होता है कि एक वेल डिफाइंड बॉर्डर है, उसके अंदर एक सरकार जो है वो काम कर रही है, इधर अपना साम्राज्य चला रही है, दूसरे देश उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इस बॉर्डर के अंदर सरकार ने अपनी व्यवस्था बना रखी है, चाहे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो, मतलब कि ब्यूरोक्रेसी हो, लीगल सिस्टम हो, जजेस हो, अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम हो, खुद का नोट छापने की मशीन हो, खुद की करेंसी हो, खुद की लॉ मेकिंग हो, खुद का संसद हो। ये जो पूरा एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि सरकार है, बॉर्डर है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है, सिविल सर्विसेज हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरी लीगल एंटिटी को, इस पूरी कानूनी व्यवस्था को मिला के हम बोलते हैं स्टेट। तो क्या इंडिया स्टेट है, अमेरिका स्टेट है, क्या पैलेस्टाइन स्टेट है? अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनका बॉर्डर अभी फिक्स्ड नहीं है, उनकी सरकार अभी फिक्स्ड नहीं है। तो ऐसे में स्टेट की जो पूरी डेफिनेशन है वो पैलेस्टाइन फुलफिल नहीं करता। तभी वो क्या बोलते हैं, वी डिमांड अ सेपरेट पैलेस्टाइन स्टेट, वी डिमांड अ स्टेट, कि आज हम स्टेट नहीं हैं बट हम स्टेट की डिमांड करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं हमारे देश में वो क्या बोलते हैं, वी वॉन्ट अ सेपरेट स्टेट, हमारे को एक अलग देश चाहिए, एक अलग बॉर्डर चाहिए, अपनी खुद की अलग सरकार बनानी है, वी वॉन्ट अ सेपरेट स्टेट। ये मतलब है पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का। सिमिलरली एक वर्ड आता है बार 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 बार, नेशन। इसको समझने का बहुत आसान तरीका है कि बापू कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे। सर वो हमारी नेशनल मूवमेंट के लीडर थे। नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, नेशनल में से एल हटा दिया, हमारे पास क्या बचा, नेशन। मतलब वहां पे एक मुहिम चल रही थी जहां पे बापू ने सब लोगों को जोड़ा। मतलब नेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पे कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, जहां पे कोई फिक्स्ड सरकार नहीं होती, लेकिन लोग आपस में जुड़ रहे हैं क्योंकि उनमें एक कॉमन फीलिंग है। ये जो कॉमन फीलिंग है ये किसी को लेके भी हो सकती है, भाषा को लेके, जात को लेके, धर्म को लेके, अपने रेस को लेके, अपनी एथनिसिटी को लेके, किसी भी चीज को लेके, अपने जेंडर को लेके, किसी भी चीज को लेके आप में एक कॉमन लिंकेज होना चाहिए, एक कॉमन कलेक्टिव पॉइंट होना चाहिए कि हाँ इस मुद्दे पे हम सब साथ हैं, इस मुद्दे पे हम सबको साथ में चलना चाहिए। तो बापू ने क्या करा, लोगों के मन में जो एक आजाद भारत की आशा थी, अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, उस कॉमन पॉइंट को यूज करके नेशनल मूवमेंट चालू करा। नेशन से बना नेशनल मूवमेंट, मतलब कि जितने भी लोग, भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए थे, ये क्या कर रहे थे, एक कॉमन एजेंडा, एक कॉमन थीम, एक कॉमन कॉन्सेप्ट से ये जुड़े हुए थे, जो था अंग्रेजों को बाहर फेंको और अपने देश की आजादी स्थापित करो। मतलब कि एक कॉमन फीलिंग से जो लोग जुड़े होते हैं वो साथ में मिलके नेशन बनाते हैं।
हाँ सर, हम भी सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपना एक नेशन बना लें। भाई जो मर्जी करो, बस ये कॉन्सेप्ट समझ के एग्जाम सॉल्व कर लो बस। तो नेशन का मतलब क्या होता है कि कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है स्टेट की तरह, कोई वेल डिफाइंड सरकार नहीं है, बट नेशन इज मोर अबाउट फीलिंग्स। सर यही फीलिंग्स लिख के भेजी थी, बट 2-3 बार ब्लॉक हो गए, और वो कह रहा है यू कैन नॉट रिप्लाई टू दिस कॉन्वर्सेशन एनी मोर। उसे नेशनलिज्म नहीं कहते भाई। तो अब यहां पे आप ये समझिए कि जो नेशनलिज्म है, ये एक बहुत ही ज्यादा फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। फ्लूइड का मतलब बहता हुआ कॉन्सेप्ट है। कैसे कि सपोज करिए एक टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 लेटर से एक एग्जांपल लेते हैं अपने ही इतिहास से। सब लोग साथ में लड़ रहे थे, हमारा नेशनलिज्म बहुत मजबूत था, उसमें ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करा, कांग्रेस को अलग करा, मुस्लिम लीग को अलग करा। ऐसे में क्या हुआ, वहां पे जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी उसमें दरार आ गई। पहले सबको हिंदुस्तान चाहिए था, अब आधों को हिंदुस्तान चाहिए और आधों को इस्लामिक पाकिस्तान चाहिए। तो मतलब मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में, उनके नेशनलिज्म में एक बदलाव आ गया कि पहले वो हिंदुस्तान के नेशनलिज्म से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद उनके मन में नेशनलिज्म, कलेक्टिविटी, कॉमन जो पॉइंट था वो चेंज हो गया। अब उनको हिंदुस्तान नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए एक अलग से देश चाहिए था, पाकिस्तान। तो उनके नेशनलिज्म में एक बदलाव आ गया कि जो पहले वो हिंदुस्तान की बात करते थे, अब वो चीज चेंज होके इस्लाम से और वननेस से जुड़ गई, इस्लामिक ब्रदरहुड से जुड़ गई, उनका कॉमन पॉइंट चेंज हो गया। तो नेशनलिज्म और नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पर एक इमेजिन्ड कम्युनिटी होती है कि हाँ हम आगे जाके सुनहरे भारत में साथ रहेंगे, लेकिन उन चीजों में बदलाव आ सकता है हालात को देखते हुए, जैसे कि हमने इंडियन नेशनलिज्म में देखा। तो नेशन में कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, कोई सरकार नहीं होती फिक्स्ड, ये फीलिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। कोई स्पेसिफिक लीगल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम ऐसा ही फील करोगे। नेशन जो है वो बेसिकली फीलिंग से बनता है, इट इज अ वेरी फ्लूइड कॉन्सेप्ट। तीसरा वर्ड आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब होता है जहां पे नेशन और स्टेट एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि एक देश और एक नेशन, एक स्टेट और एक नेशन मिलके एक नेशन स्टेट बनाते हैं। प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, क्योंकि आप समझिए, अगर मैं हिंदुस्तान की ही बात करता हूं, हम एक स्टेट हैं, लेकिन हम आज भी वन नेशन नहीं हैं। कैसे? हमारे अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स हो सकती हैं कि एक पर्टिकुलर जात के नाम पे अलग नेशनलिज्म चल रहा है, एक पर्टिकुलर धर्म के नाम पे अलग नेशनलिज्म चल रहा है, एक पर्टिकुलर भाषा के आधार पर अलग नेशनलिज्म चल रहा है। तो ऐसे में हमारे बड़े देश में छोटे 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 फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म्स हो सकते हैं। कहने का मतलब है नेशन स्टेट वो कॉन्सेप्ट होता है जहां पर सोसाइटी होमोजीनियस हो। होमोजीनियस होने का मतलब है कि सब लोग एक जैसा सोचते हो, एक जैसा धर्म, जात, कलर, स्किन, एथनिसिटी, सब कुछ एक जैसा हो। ये ह्यूमनली और प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ऐसे में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक स्टेट के अंदर सिर्फ एक नेशन है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने समझ लिया यहाँ पे क्या क्या, फटाफट से डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, ये अलग कॉन्सेप्ट था। फिर हम आ गए स्टेट, नेशन और नेशन स्टेट पे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने समझ लिए। इसी के आधार पर 2021 का प्रीलिम्स का एक सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट? स्टेट, सर स्टेट का मतलब फिक्स्ड लीगल एंटिटी, फिक्स्ड सरकार, लीगल सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, वेल डिफाइंड बाउंड्री, उसके अंदर सॉवरन सरकार अपना कानून चला रही है, फीलिंग्स की बहुत ज्यादा जगह नहीं है। ठीक है, समझ गए। A community of people permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government. हाँ सर, ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। दूसरा, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड की सरकार जो है वो राजनीतिकरण से बन रही है, सही बात है। ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी की एक फिक्स्ड टेरिटरी है, एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न। हाँ,
ये और ज्यादा सटीक डेफिनेशन लग रही है कि यहाँ पे वो सारे कंपोनेंट्स की बात कर रहा है एक स्टेट के, कि यहाँ पे डिफाइंड टेरिटरी भी है, सरकार भी है, उस सरकार के पास अथॉरिटी भी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और वो लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। ये तो सर काफी ज्यादा एप्ट लग रहा है। नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, नहीं, इसका टाइम से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है कि हम यहाँ पे 70 साल से रह रहे हैं तो अब ये जगह हमारी हो गई, नहीं। वेल डिफाइंड बाउंड्री, वेल डिफाइंड गवर्नमेंट, society permanently living in a definite territory with a central authority, an executive responsible to a central authority and an independent judiciary। सर ये भी सुनने में सही लग रहा है कि सोसाइटी की ये डेफिनेशन भी हो सकती है स्टेट की। तो क्वेश्चन उठता है कि हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी काफी ज्यादा मिलता जुलता है। हम इस बात पर तो सहमत है कि ऑप्शन सी आंसर नहीं है। तो सर सवाल उठता है कि आंसर क्या होगा और बेस्ट डेफिनेशन स्टेट की क्या है। देखिए, स्टेट का मतलब हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइज सरकार, डेफिनेट बाउंड्री। अब यहां पर जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो या ना हो, वो इंटीग्रेटेड हो या ना हो, ये बहुत ज्यादा स्टेट का मतलब नहीं है। स्टेट का मतलब है एक फिक्स्ड सरकार, एक फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है। ऑप्शन बी में प्रॉब्लम ये लग रही है कि यहां पर ये जो डेफिनेट टेरिटरी की बात हो रही है सही है, अथॉरिटी की बात हो रही है सही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है सही है, लेकिन फिर बात आ गई नेचुरल राइट्स की। अब फॉर एग्जांपल आप समझिए कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, यहाँ पे लोगों के पास बहुत ज्यादा नेचुरल राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेट तो ये माने ही जाते हैं। ऐसे में राइट्स लोगों को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये स्टेट के कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ज्यादा नहीं आता। स्टेट तो ऑपरेसिव स्टेट भी हो सकती है, पुलिस स्टेट भी हो सकती है, और वेलफेयर स्टेट भी हो सकती है। मतलब कि आप ये समझिए कि वहां की सरकार लोगों के ऊपर अत्याचार करती है नहीं करती, ये स्टेट की डेफिनेशन से बाहर है। स्टेट की डेफिनेशन सिर्फ इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि एक वेल डिफाइंड बाउंड्री, एक डेफिनेट सरकार होनी चाहिए। तो जहां पे राइट्स की बात आ रही है वहां पे स्टेट का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता। ऐसे में हमारा एक सबसे सटीक आंसर बनता है ऑप्शन ए, कि लोग रह रहे हैं, डेफिनेट बॉर्डर है, सरकार है, बात खत्म। अब वो सरकार अधिकार दे ना दे, राइट टू लाइवलीहुड दे या ना दे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का अगर आप एग्जाम्पल लो, वहां पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है स्टेट का कॉन्सेप्ट माना आता है। यूके में जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, पार्लियामेंट के सबसर्विएंट है, लेकिन फिर भी यूके स्टेट माना जाता है। तो ऐसे में ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है स्टेट बनाने के लिए। इसलिए स्टेट की जितनी भी नेसेसरी कंडीशंस हैं वो हमारे को ऑप्शन ए में मिलती हैं। बी में जरूरत से ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है, सी तो खैर ऑटोमेटिकली गलत है, डी में जरूरत से ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब यहां पे हम दो कीवर्ड्स और समझेंगे दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सबसे पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, कि जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड होती है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है, और स्टेट्स के पास देश से अलग होने का अधिकार नहीं होता। इसे हम फेडरेशन की डेफिनेशन में मानते हैं। ऐसे में ये जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसका क्या मतलब है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एक डायग्राम से समझते हैं कि सपोज करिए ये चार छोटे छोटे देश हैं, इन्होंने डिसाइड करा कि हम नेबरिंग देश हैं, और हम क्या करते हैं, साथ में आते हैं, साथ में मिलते हैं, और मिलके एक देश बनाते हैं। हम उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि हमारा डिफेंस, हमारी सिक्योरिटी, हमारे आर्म्स, हमारी आर्मी सब आप देखो, और बची हुई पावर्स हम रखेंगे। हेल्थ, एजुकेशन, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन, ये सब हम रखेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो छोटे 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 देश थे, जो छोटे 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 एंटिटीज थी, वो सब साथ में आए, मिले, उन्होंने एक बड़ा देश बनाया, एक बड़ी एंटिटी बनाई, और उन्होंने बोला कि आज से हम सब साथ में रहेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो अथॉरिटी थी रियल सेंस में, वो एक छोटे यूनिट्स के पास थी। ये साथ में आए, कम टुगेदर, कम टुगेदर, कम टुगेदर, साथ में आए, और इन्होंने एक बड़ा देश बनाया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने पावर दी। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएस से जो एक्चुअल में बना था वो ऐसे ही बना था, जहां पे 50 छोटी छोटी स्टेट्स जो थी
यूएस में आज की तारीख में 50 स्टेट्स हैं। पहले वो जो 50 स्टेट्स थी वो अलग अलग छोटे छोटे देश हुआ करते थे, फिर वो सब साथ में आए और साथ में आके उन्होंने एक बड़ा देश बनाया, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे में यूएस जो है वो कमिंग टुगेदर का एक एग्जाम्पल है कि जहां पे स्टेट्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी पावर सेंटर को दे देते हैं और बाकी पावर अपने पास रखते हैं। इंडिया दूसरे साइड पे एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे सेंटर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, केंद्र की सरकार ऑलरेडी बनी हुई है। अब यहाँ पे वो जो केंद्र है वो स्टेट्स को कस के पकड़ रहा है कि ये अलग ना हो जाएं। मतलब कि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि केंद्र की सरकार जो है वो छोटे 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 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को पकड़ के रखती है कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रहोगे। वेराज कमिंग टुगेदर में क्या हो रहा था, ये छोटी 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 स्टेट्स जो हैं ये साथ में आके एक बड़ा देश बना रही थी। होल्डिंग टुगेदर में क्या हो रहा है, एक बड़ा देश छोटी 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 स्टेट्स को पकड़ के बैठा हुआ है जिससे कि ये स्टेट तितर बितर ना हो जाएं, ये इधर उधर जाके देश को तोड़ ना दें। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है ये एक वॉलंटरी प्रोसेस होता है। वॉलंटरी प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य हैं ये अपनी मर्जी से आके एक देश बना रहे थे। वेराज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में यहाँ पे केंद्र ने राज्यों को कस के पकड़ रखा है। आपने देखा होगा कि तभी हमारा जो 550 के करीब प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में इंटीग्रेशन हुआ था वो ऐसे ही हुआ था कि जैसे जैसे वो देश में आते गए हम उन्हें पकड़ते गए, जैसे वो देश में आए पकड़ते गए, जिससे कि बाद में किसी का मन बदले भी तो अब आपके पास राइट टू सेसेशन तो है ही नहीं, क्योंकि इंडिया इज अ फेडरेशन और फेडरेशन में राज्यों के पास देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। तो ऐसे में यूएस जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। हम जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनको एकदम बराबरी से ट्रीट करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हम क्रिएट कर देते हैं कई बार, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से प्रोविजंस और स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट, जैसा कि हमने पार्ट 21 में अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट कर रखे हैं, पर्टिकुलरली कर्नाटका, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, गुजरात एटसेट्रा। तो यहां पे स्टेट्स को मोस्टली बराबरी से ट्रीट किया जाता है। राइट, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ये थे कुछ पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स जो हमारे को समझना जरूरी था इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। अब हम समझेंगे कि ये जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ये एग्जैक्टली क्या बात करता है। सबसे पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जो हमारे को चैप्टर दिया हुआ है उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कि मतलब भारत की जो बाउंड्री है वो कहां से लेके कहां तक जाती है, भारत की जो रेखा है सीमा वो कहां से कहां तक एक्सटेंड होती है। सबसे पहले हमारे को यह समझना होगा, तभी हमारे को समझ आएगा कि हमारा देश कितना बड़ा है। नाउ आर्टिकल 1 में सबसे पहली लाइन जो लिखी हुई है वो है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कि इंडिया जो है वो राज्यों का एक संग्रह होगा। इस पर्टिकुलर लाइन से हमारे को दो चीजें सीखने को मिलती हैं। एक कि हमारा जो देश है ऑफिशियली संविधान के अंदर उसके दो नाम दिए हुए हैं, एक इंडिया और एक भारत। चाहे आप इंडिया बोल लो चाहे आप भारत बोल लो, दोनों ही नाम इक्विवेलेंट हैं। तो अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई जहां पे भारत सरकार ने बोला कि आज से हम अपने जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे भारत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर 1949 से ये दिया हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे दो नाम डे 1 से हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई अभी नया नाम रख दिया है, नहीं ऐसा नहीं है। तो एक तो हमारे को समझ आता है कि हमारा नाम क्या है, हमारे देश का नाम क्या है, वो चीज इधर से समझ आती है। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, दैट इज टाइप ऑफ इंडियन पॉलिटी। कि हमारा जो ये वर्ड दिया हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। आप ये कहोगे कि सर आपने ये लेक्चर जो शुरू करा था वो ये बता के करा था कि ये जो वर्ड यूनियन होता है इसका मतलब होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर, केंद्र मजबूत है, स्टेट्स कमजोर हैं और किसी भी राज्य के पास देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो क्या
आर्टिकल 1 में ये लिखा हुआ है कि इंडिया एक यूनिटरी देश है? जवाब है ना। डॉक्टर अंबेडकर से इस बारे में बात हुई और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में बोला कि देखिए, ये जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कभी नहीं दर्शाएगा कि हम एक यूनिटरी देश हैं। वेरास ये जो वर्ड है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब कि हम एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यूनियन, हमने स्टेट्स को पकड़ कर रखा हुआ है। उन्होंने ये बोला कि ये जो वर्ड यूनियन है, इसका सिर्फ एक मतलब नहीं होता यूनिटरी, इसके कई सारे मतलब पॉसिबल हैं। और यहां पर हमने जिस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को डाला है, वो कॉन्टेक्स्ट है कि हमारे जो राज्य हैं वो सब एकजुट हुए हुए हैं। केंद्र की सरकार ने होल्डिंग टुगेदर के कॉन्सेप्ट के अंदर उन्हें पकड़ के रखा हुआ है और इसलिए ये जो है यूनियन शब्द से दर्शाया जाता है। तो जब भी आप आर्टिकल 1 पढ़ें, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला जो यूनियन है, ये वो यूनिटरी स्ट्रक्चर वाला यूनियन नहीं है। ये यूनियन है कि हमने अपनी स्टेट्स को पकड़ के रखा हुआ है, एकजुट करके रखा हुआ है। ये यूनियन का ये मतलब है पहला। दूसरा मतलब ये है कि हमारे यहां कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है देश से और वो अलग नहीं हो सकता, इसलिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहां पे ये जो वर्ड यूनियन है, ये इसलिए यूज किया गया कि हम अपने देश की अखंडता और एकता को दिखा सकें कि हम यूनाइटेड हैं, हमारा देश अलग नहीं होगा, हमारे देश से कोई भी राज्य अलग नहीं होगा। इसका मतलब यूनिटरी नहीं है, हम फेडरेशन हैं, हम यूनिटरी स्ट्रक्चर में नहीं हैं, हम फेडरेशन ऑफ इंडिया हैं। मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, किसी भी राज्य के पास देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि सर ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है, ये क्या वर्ड है? बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो शब्दों का बार बार यूज हुआ है, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन उठता है कि ये दोनों शब्द क्या हैं और हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 के मुताबिक क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया है जिसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और ऐसी कोई टेरिटरी जो हम आने वाले समय में एक्वायर कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। बेसिकली ये जो शब्द है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये दर्शाता है एवरी सिंगल इंच ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। एवरी सिंगल इंच ये दर्शाता है कि हमारा देश कहां से कहां तक है, कितना है और कितना बड़ा या कितना छोटा है। एवरी सिंगल इंच ऑफ आवर कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है कि एक ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर जिसमें सारी स्टेट्स भी आती हैं, हरियाणा, पंजाब, जिसमें सारी यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, जिसमें ऐसी कोई टेरिटरी भी आती है जो हम एक्वायर कर सकते हैं, जैसे दमन एंड दीव, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, ये सब हमने एक्वायर करे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें हर प्रकार की टेरिटरी आ जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही आप शब्द टेरिटरी दिमाग में सुने, आपके दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए: स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और ऐसी कोई टेरिटरी जो हम एक्वायर कर सकते हैं। इन सब की लिस्ट जो है वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में दी हुई है, जहां पे पहले हमारे को स्टेट्स का नाम दिया हुआ है और फिर हमारे को यूनियन टेरिटरीज का नाम दिया हुआ है। साथ में फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ही ये दिया हुआ है कि कौन सा राज्य और कौन सी यूनियन टेरिटरी कितने हद तक एक्सटेंट होते हैं, उनका विस्तार कितना है। तो आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी में क्या आ गया? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एनी टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड, और ये सबकी लिस्ट और एक्सटेंट कहां पे दिया हुआ है? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में इन सबका नाम दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है कि आसाम कितना बड़ा है, आंध्रा कितना बड़ा है, अरुणाचल कितना बड़ा है, और ये सारी चीजें शेड्यूल 1 में दी हुई हैं। एज ऑफ टुडे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नाउ ये जितनी भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे को स्टेट्स दी हुई हैं, हमारा संविधान ये दर्शाता है कि जितनी भी ये 28 की 28 स्टेट्स हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं और संविधान इनके ऊपर इक्वली और यूनिफॉर्मली लगता है। किसी भी राज्य को ऐसी परमिशन नहीं है हमारे देश में कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। बीच में
कुछ समय के लिए टेम्परेरी प्रोविजंस के अंदर जम्मू कश्मीर को ये अलाउ किया हुआ था कि वो अपना खुद का संविधान बना पाए, लेकिन 2019 के बाद से राष्ट्रपति ने जब ऑर्डर पास करा, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के पास भी खुद का संविधान नहीं है और अब हमारे देश में कोई भी राज्य अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता। इसलिए इंडिया में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है और वही कॉन्स्टिट्यूशन सारे राज्यों पे लगता है बराबरी से। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, उसके अंदर हमने जितनी भी राज्यों को होल्ड करके रखा हुआ है, उन सबको हम बराबरी से और इक्वल ट्रीट करते हैं। ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस हैं, वो सब उनके ऊपर इक्वली लगते हैं। कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट करी गई हैं, जिससे कि ये सारे के सारे राज्यों की जो स्पेशल डिमांड्स और नीड्स हैं, इनकी स्पेशल डेमोग्राफी, स्पेशल ज्योग्राफिक चैलेंजेस, इनको हम एड्रेस कर सकें। इसलिए पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग राज्यों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट करे गए हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आंध्रा, दमन, सिक्किम एंड सो ऑन। सिमिलरली शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में हमारे को शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट करे गए हैं। तो आप ये समझिए कि हमारा जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, हमारा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, उसमें सब राज्य बराबर हैं, बस थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, कीपिंग इन माइंड देयर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नाउ मैंने आपको बताया कि हमें दो शब्दों के बारे में पढ़ना है, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो वर्ड है यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये एक बहुत छोटा शब्द है। बेसिकली जब भी कहीं लिखा होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स या यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स का वर्ड होती हैं। मतलब कि उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज कवर्ड नहीं होती। मतलब कि अगर हमारे को टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स में कंपेयर करना हो, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज आती हैं। वेयरएज यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर सिर्फ 28 स्टेट्स आती हैं। तो जब भी आप ये टर्म सुनते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ 28 स्टेट्स की बात हो रही है। वेयरएज जब भी आप ये टर्म सुनते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज आते हैं। ये सब हमारे को कहां पे दिया हुआ है? आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो हमने क्या सीख लिया कि नेशन स्टेट, फेडरेशन, यूनियन, कॉन्फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, फेडरेशन। उसके बाद आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया में फर्क क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा कॉन्सेप्ट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स छोटा कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें अभी तक हम देख चुके हैं। अब आते हैं कि ये जो एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी है, हमने देखा कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं। सवाल उठता है एक्वायर्ड टेरिटरीज का मतलब होता है कि हम दूसरी टेरिटरी को अपने देश में मिला रहे हैं, जैसे गोवा, दमन एंड दीव, सिक्किम, पुडुचेरी। तो ये जो एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी है, ये क्या होता है? सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने इस शब्द को एक्सप्लेन करते हुए ये बोला कि सर देखिए, अगर हमने अपने आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है, सबसे पहली बात, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत युद्ध लड़के टेरिटरीज को एक्वायर करेगा। हम गांधीवाद हैं, हम पीस में बिलीव करते हैं, अहिंसा में बिलीव करते हैं, और भारत टेरिटरी के लिए कभी भी दूसरे देशों के ऊपर अटैक नहीं करेगा। मतलब हम विस्तारवादी एक्सपेंशनिस्ट कंट्री नहीं है। वी आर नॉट एन एग्रेसर नेशन, वी आर अ पीस लविंग नेशन। ऐसे में एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी का मतलब कभी भी ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि भारत एक एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी देश है। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, इसका सिंपल मतलब यह है कि कल को कोई देश हमारे देश में मिलना चाहता है। फॉर एग्जांपल सिक्किम, पहले वो एक छोटा सा देश था, फिर उसे लगा कि हमारी रियल ग्रोथ तो इंडिया के साथ है, उन्होंने हमारे को रिक्वेस्ट भेजी और हमने एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, आप हमारे देश में आ जाइए। तो ऐसे में अगर कोई टेरिटरी, कोई देश सामने से खुद आके हमारे साथ मिल जाना चाहता है, तो हमारी सरकार उसके ऊपर निर्णय ले सकती है। बेसिकली दुनिया में 4 प्रकार से एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी हो सकती है। सबसे पहला तरीका है सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर अग्रीमेंट, शांतिपूर्ण तरीके से राइटिंग में अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज के सहारे आप जो है दूसरे देश को अपने देश में विलीन कर रहे हो, जैसे कि सिक्किम, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी। ये सब एरियाज जो हैं
ये पहले दूसरी पावर्स के पास थे, फ्रेंच, पोर्टुगीज एटसेट्रा, लेकिन बाद में इनके साथ अग्रीमेंट और ट्रीटी करके हमने इन्हें अपने देश में लाया। सेसेशन का मतलब होता है ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स के थ्रू जो एरियाज को, स्टेट्स को हमारे देश में लाया जाता है। ऑफ कोर्स सम मिलिट्री एक्शन वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन विजय, लेकिन मोर और लेस पीसफुल था। थोड़ा बहुत मिलिट्री एक्शन था। अगेन एकदम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हमारे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना है कि टेरिटरीज को एक्वायर कैसे किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ऑपरेशन विजय वाज देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो सेसेशन ऑफ टेरिटरी कि मतलब अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज के माध्यम से एक टेरिटरी को हम अपने देश में ला रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि कोई टेरिटरी खाली पड़ी हुई है, उसका कोई राजा नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो हमने उस टेरिटरी को अपने देश में मिला लिया। इसे कहते हैं ऑक्यूपेशन। कि उसका कोई वारिस नहीं था, उसका कोई राजा, कोई सरकार नहीं थी, बिना सरकार बिना वारिस के वो जमीन थी और हमने उन्हें अपने में मिला लिया, दैट इज ऑक्यूपेशन। फिर आता है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि युद्ध के माध्यम से हम दूसरे देश के ऊपर फतह हासिल कर रहे हैं, जैसे कि पुराने जमाने में राजा लोग किया करते थे, उसे कहते हैं कॉन्क्वेस्ट। सब्जुगेशन का मतलब होता है कि आपने एक पर्टिकुलर टेरिटरी को, वहां पे लोगों विद्रोह कर रहे थे कि हमें आपके देश से अलग होना है, लेकिन आपने उस विद्रोह को दबा दबा के उस एरिया को अपने अंदर ही मिलाए रखा। फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान इन पाकिस्तान। बलूचिस्तान के लोग इतने अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को अलग होना है, अलग होना है, अलग होना है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके उन लोगों को दबाए रखा, उन्हें सब्जुगेट करा, मतलब कि उन्हें अधीनता में रखा, उन्हें दबा के रखा और ये बोला कि तुम पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते। तो बलूचिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जुगेशन ऑफ स्टेट। तो बेसिकली किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करने के ये 4 तरीके होते हैं। भारत जो है यूजुअली सेसेशन वाला तरीका ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि ये पीसफुल तरीका है और इसमें दोनों ही साइड्स की बराबर की मर्जी होती है। आज के डोमेन में, आज की दुनिया में ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, क्योंकि मोस्टली सारी टेरिटरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकार या राजा के अंदर चली रही है। और कॉन्क्वेस्ट में इंडिया बिलीव नहीं करता, क्योंकि हम गांधीवादी हैं। सब्जुगेशन हम करते नहीं, क्योंकि हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का हिस्सा हैं और सारे स्टेट्स अपनी मर्जी से भारत में जुड़े थे। तो ऐसे में सब्जुगेशन का हमारे यहाँ कोई स्कोप है ही नहीं। यूजुअली भारत पीसफुल तरीके से टेरिटरीज को एक्वायर करने की बात करता है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो चारों वर्ड्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो आर्टिकल 1 क्या बनता है? हमारे दो नाम हो गए, इंडिया और भारत। इसके अलावा हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया, बड़ा कॉन्सेप्ट। क्या क्या आएगा? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, एक्वायर टेरिटरी। एक्वायर कैसे होगा? ऐसे होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है? स्टेट्स की लिस्ट। इन सब का नाम का दिया हुआ है शेड्यूल 1 में, अलॉन्ग विद टेरिटोरियल एक्सटेंट। अब आते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 क्या है? बेसिकली अगर आपको एक ब्रांड न्यू स्टेट बनानी है तो उसके लिए आर्टिकल 2 का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को दिल्ली की स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, आर्टिकल 2 लगेगा। पुडुचेरी को स्टेट बनाना चाहते हो, आर्टिकल 2 लगेगा। अंडमान लक्षद्वीप को स्टेट बनाना चाहते हो, चंडीगढ़ को स्टेट बनाना चाहते हो, तो आर्टिकल 2 लगेगा। मतलब कि अगर आप ब्रांड न्यू स्टेट बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमेशा आर्टिकल 2 लगेगा। जम्मू कश्मीर को अगर आप स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आर्टिकल 2 लगेगा। मतलब कि अगर एक ऐसा एरिया है आज जो या तो यूनियन टेरिटरी है या एक्वायर्ड टेरिटरी है, अगर आप ऐसे किसी एरिया को स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आर्टिकल 2 के अंदर पार्लियामेंट को बिल पास करना होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी ब्रांड न्यू स्टेट बनाई जाती है तो हमेशा आर्टिकल 2 का प्रयोग होता है। आर्टिकल 2 के अंदर स्टेट्स के पास कोई भी पावर नहीं है। यहां पे सिंपली ये दिया हुआ है कि पार्लियामेंट को अगर लगता है कि उन्हें एक ब्रांड न्यू स्टेट क्रिएट करनी चाहिए, तो पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से लॉ पास करके एक ब्रांड न्यू स्टेट को बना सकता है। मतलब कि अगर पार्लियामेंट कल चाहे तो वो दिल्ली के लिए सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करके दिल्ली को स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। सिमिलरली पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को भी सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में बिल पास करके यूनियन टेरिटरी से स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कि आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि वो किसको स्टेट बनाना चाहते हैं और किसको स्टेट नहीं बनाना चाहते। यहां पे आपको ये समझना है कि ये जो आर्टिकल 2 है ये हमारे क्वाजी फेडरलिज्म का भी हिस्सा है। क्वाजी फेडरलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। इसका मतलब होता है कि हमारा जो सेंटर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, जो कि हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था। ऐसे में ये जो स्ट्रांग सेंटर है ये आर्टिकल 2 से दर्शाया जाता है कि स्टेट्स की कोई आवाज नहीं सुनी जा रही, स्टेट की कोई बात नहीं सुनी जा रही,
पार्लियामेंट को अगर लगता है कि हमारे को ब्रांड न्यू स्टेट बनानी है तो पार्लियामेंट में कानून पास करके उसे बनाएगा। तो ये काम जो है ब्रांड न्यू स्टेट क्रिएट करने का, ये हमेशा आर्टिकल 2 के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड करा, तो क्या ये आर्टिकल 2 के अंदर होगा? जवाब है ना। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश ऑलरेडी एक स्टेट था। जो ऑलरेडी स्टेट है उसके ऊपर कभी भी आर्टिकल 2 नहीं लगेगा। आर्टिकल 2 सिर्फ वहां पे लगेगा जो स्टेट नहीं है, मतलब कि या तो यूनियन टेरिटरीज पे या एक्वायर्ड टेरिटरीज पे, सिर्फ यहां पे आर्टिकल 2 लग सकता है। जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं उनके ऊपर आर्टिकल 2 नहीं लगेगा। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। राइट। आर्टिकल 1 देख लिया। आर्टिकल 2 ब्रांड न्यू स्टेट्स बनाने की प्रक्रिया और पार्लियामेंट की पावर, सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करके एक ब्रांड न्यू स्टेट क्रिएट करना। एग्जांपल दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है। यूनियन टेरिटरीज की कोई वहां पे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब आता है आर्टिकल 3। हमेशा ध्यान रखेंगे आर्टिकल 3 इज फॉर एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरीज हैं, आर्टिकल 3 उनके लिए है। मतलब कि अगर आपको एक ब्रांड न्यू स्टेट बनानी है तो आर्टिकल 2, अगर आपको एग्जिस्टिंग स्टेट में कोई चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 3। मतलब कि आंध्र प्रदेश को अगर आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड करना था, क्योंकि आंध्र प्रदेश एक एग्जिस्टिंग स्टेट था, इसलिए इसके ऊपर आर्टिकल 3 लगेगा। अगर आपको जम्मू कश्मीर को एक स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उस पर आर्टिकल 3 नहीं लगेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं है। आर्टिकल 3 सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट्स पे लगता है, वेराज आर्टिकल 2 का काम होता है ब्रांड न्यू स्टेट्स को क्रिएट करना। तो हमेशा एक कीवर्ड याद रखेंगे, ब्रांड न्यू स्टेट्स। ब्रांड न्यू स्टेट्स का मतलब होता है आर्टिकल 2। ऐसे में जम्मू कश्मीर को स्टेट में कन्वर्ट करना जो होगा वो आर्टिकल 2 के अंदर होगा। तो अब आर्टिकल 3 के अंदर हमारे को क्या पावर्स दी हुई हैं? सबसे पहले, अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम, एरिया, बाउंड्री चेंज करना चाहते हो, दो स्टेट्स को मर्ज करना चाहते हो, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी को मर्ज करना चाहते हो, दो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करना चाहते हो, दो राज्यों को डिवाइड करना चाहते हो, दो यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड करना चाहते हो, दो यूनियन टेरिटरीज को यूनाइट करना चाहते हो, अगर आप ऐसा कोई भी काम करना चाहते हो तो वो सारा काम आर्टिकल 3 के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, उड़ीसा का नाम ओडिशा किया, पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी किया, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, उनको मर्ज कर दिया। जम्मू कश्मीर पहले एक ही यूनियन टेरिटरी थी, उसको डिवाइड कर दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ये सब काम आर्टिकल 3 के अंदर होगा। जो एग्जिस्टिंग एरियाज हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर जितना भी बदलाव होगा, एग्जिस्टिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जितने भी चेंजेस होंगे वो सब आर्टिकल 3 के अंदर होंगे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में फर्क ही यही है कि आर्टिकल 2 हमेशा ब्रांड न्यू स्टेट्स की बात करता है, वेरास आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। तो कल को आपको लेटर से बीच में ममता बनर्जी की सरकार ने बोला था कि वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके बंगाल कर दो, तो अगर ऐसा कोई नाम चेंज होता है तो वो आर्टिकल 3 के अंदर होगा, ना कि आर्टिकल 2 के अंदर, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक एग्जिस्टिंग स्टेट है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में डिवाइड किया गया, आर्टिकल 3। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डिवाइड किया गया, आर्टिकल 3। बिहार को बिहार झारखंड में डिवाइड किया गया, आर्टिकल 3, क्योंकि ये सब एग्जिस्टिंग एरियाज थे, एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे। एग्जिस्टिंग एरियाज, एग्जिस्टिंग स्टेट्स में अगर आप कुछ भी करोगे तो वो हमेशा आर्टिकल 3 के अंदर होगा। पहले कर्नाटका का नाम मैसूर था, उसका नाम चेंज करके कर्नाटका किया गया। सिमिलरली गुजरात और महाराष्ट्र एक थे, उनको अलग किया गया। सिमिलरली बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, इन सब एरियाज में चेंजेस करे गए, ये सब आर्टिकल 3 के अंदर हुआ। हाँ, हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, उसे ब्रांड न्यू स्टेट बनाया तो वो आर्टिकल 2 के अंदर हुआ। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, उसे ब्रांड न्यू स्टेट बनाया, वो आर्टिकल 2 के अंदर था। तो आप समझिए, जहां पे भी क्वेश्चन उठता है ब्रांड न्यू स्टेट का तो हमेशा आर्टिकल 2 लगेगा। जहां पे भी क्वेश्चन उठता है
एग्जिस्टिंग एरिया का नाम, बाउंड्री, एरिया चेंज करने का, मर्ज डिवाइड करने का, उसमें हमेशा आर्टिकल 3 लगेगा। आर्टिकल 2 की तरह आर्टिकल 3 में भी सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है, और यहां पे बोला गया कि पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास करके ये सारे चेंजेस कर सकता है। लेकिन यहां पे हमारे को आर्टिकल 2 के मुकाबले थोड़ा सा अलग प्रोसेस फॉलो करना होता है। यहां पर क्या होता है कि अगर आपको किसी भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी को मर्ज करना है, डिवाइड करना है, नाम, एरिया, बाउंड्री चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर को, जो कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर है, उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को ये बिल भेजते हैं कि देखो, मैं आपको फलाना फलाना दिनों का समय दे रहा हूं, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, इस समय के अंदर इस बिल के ऊपर आप अपनी टिप्पणी हमें दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो एक स्टेट को कितने दिन देना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई भी काम जो करते हैं वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। तो आर्टिकल 3 के अंदर स्टेप नंबर 1 क्या हो गया कि सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे जो भी बिल है नाम, एरिया, बाउंड्री चेंज करने का, उसको कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे कि अगर उड़ीसा का नाम ओडिशा करना है तो वो उड़ीसा के विधानसभा को सबसे पहले बिल भेजेंगे, और कितने दिनों के लिए भेजने हैं, कितने दिनों में उड़ीसा को अपना जवाब देना होगा, वो भी इस प्रस्ताव में मेंशन होगा। लेट अस से 10 दिन, 20 दिन एटसेट्रा। अब उड़ीसा की जो असेंबली है वो 10 दिन, 20 दिन एटसेट्रा के अंदर इस प्रपोजल, इस बिल को कंसिडर करेगी और फिर राष्ट्रपति के पास अपना ओपिनियन भेजेगी। ये जो ओपिनियन होता है ये राष्ट्रपति के ऊपर या फिर केंद्र सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। मतलब कि यहां से हमारे को एक और क्वाजी फेडरल फीचर देखने को मिलता है कि स्टेट का जो ओपिनियन है आर्टिकल 3 के अंदर वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्र की मर्जी है कि वो मानना चाहे तो मान सकता है, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकता। स्टेट का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता। अब जब स्टेट का रिकमेंडेशन आ गया, केंद्र की मर्जी है माने या ना माने, और उसके बाद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये जो बिल होता है ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी घर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आर्टिकल 2 के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं था। आर्टिकल 2 के अंदर सिंपल ये बात बोली गई थी कि अगर आप ब्रांड न्यू स्टेट क्रिएट करना चाहते हो तो पार्लियामेंट सिंपली एक सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कर देगा। ना तो वहां पे किसी यूनियन टेरिटरी की एडवाइस की जरूरत थी और ना ही वहां पे प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत थी। तो आप समझिए कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में मेजर डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 2 में हमारे को ना तो प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए था और ना ही जिसको हम ब्रांड न्यू स्टेट बनाने जा रहे हैं वहां की कोई ओपिनियन चाहिए थी। लेकिन आर्टिकल 3 में हम जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स में काम करने जा रहे हैं वहां पे विधानसभा का ओपिनियन चाहिए होगा, भले ही मानना ना मानना आपके ऊपर है। साथ में प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगा इस बिल को लोकसभा या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में सिमिलैरिटी यह है कि दोनों ही आर्टिकल्स में पार्लियामेंट जो बिल पास करेगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा और यहां पे कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, स्टेट्स का यहां पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 3 के अंदर एक ओपिनियन बेस्ड रोल है। तो नेट पिक्चर क्या बनती है? नेट पिक्चर ये बनती है कि अगर हमारे को अपने मैप को चेंज करना है, पॉलिटिकल मैप को चेंज करना है, मतलब कि नई स्टेट्स बनानी है, पार्लियामेंट करेगा। पुरानी स्टेट्स को तोड़ना है, पुरानी स्टेट्स को जोड़ना है, नाम चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करना है, पार्लियामेंट करेगा। ब्रांड न्यू स्टेट्स बनाने के लिए पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास करेगा। एग्जिस्टिंग एरियाज में चेंजेस करने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 3 के अंदर पहले बिल स्टेट के पास भेजेंगे। स्टेट लिमिटेड नंबर ऑफ डेज में अपना ओपिनियन देगा। केंद्र की मर्जी ओपिनियन मानो ना मानो, और फिर राष्ट्रपति उस बिल को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, और फिर पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास कर देगा। यह है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का कंपैरिजन और कैसे आर्टिकल 3 के अंदर हम बिल्स को पास करवाते हैं। यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक बार बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, जब राष्ट्रपति आर्टिकल 3 के अंदर बिल को पार्लियामेंट को रेफर करते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर उस बिल में कितने भी अमेंडमेंट्स होते रहे, लोकसभा ने कुछ चेंजेस कर दिए, राज्यसभा ने कुछ चेंजेस कर दिए, जब जब वो अमेंडमेंट्स होंगे आप हर बार उस बिल को स्टेट्स के पास दोबारा नहीं भेजेंगे। मतलब कि ओपिनियन जो होता है स्टेट्स का वो सिर्फ एक बार मांगा जाता है,
बिल के पार्लियामेंट में घुसने से पहले। एक बारी बिल पार्लियामेंट के अंदर घुस गया, स्टेट्स का सारा रोल खत्म हो गया। अब भले ही लोकसभा राज्यसभा कितनी भी बार उस बिल को अमेंड करें, स्टेट्स का वहां पे कोई रोल नहीं है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों ही क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर हमारे को शो करते हैं कि कैसे आर्टिकल 2 के अंदर स्टेट्स का कोई रोल ही नहीं है और आर्टिकल 3 में स्टेट्स का बहुत लिमिटेड रोल है ओपिनियन देने का, और वो भी ऐसा ओपिनियन जो सेंटर माने ना माने वो सेंटर का डिस्क्रिशन है। अल्टीमेटली दोनों ही आर्टिकल्स के अंदर जो फाइनल डिसीजन लेता है वो हमारा संसद भवन लेता है। तो हमने समझा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है वो किस तरीके से क्वाजी फेडरलिज्म दर्शाता है। यहां पर एक यूनियन टेरिटरीज की स्पेशल बात मैं करना चाहूंगा कि हमने समझा कि आर्टिकल 3 के अंदर फॉर एग्जांपल उड़ीसा का नाम ओडिशा करना है, आंध्र प्रदेश को डिवाइड करना है, बिहार को डिवाइड करना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को डिवाइड करना है। ऐसे में जब भी स्टेट्स की बात आती है आर्टिकल 3 के अंदर, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर, तो हम उस बिल को उस स्टेट के विधानसभा के पास भेज देते हैं। लेकिन अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो हमारे यहाँ दो प्रकार की यूनियन टेरिटरीज हैं। एक ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास भी लेजिस्लेचर आने वाला है, ऐसा भारत सरकार ने बोला है। वेराज दूसरी यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास कोई लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो क्वेश्चन उठता है कि सपोज करिए कल को हमारे को दिल्ली, जम्मू कश्मीर का नाम चेंज करना है, पौंडीचेरी, पुडुचेरी का नाम चेंज करना है, तो क्या हमारे को ऐसा कोई आर्टिकल 3 के अंदर बिल इन यूनियन टेरिटरीज की विधानसभा के पास भेजना पड़ेगा? मतलब कि अगर हमारे को सपोज लेटर से दिल्ली का नाम चेंज करना है, तो क्या आर्टिकल 3 के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस बिल को अरविंद केजरीवाल सरकार के पास भेजेंगी? जवाब है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो आपको ओपिनियन मांगना है, जो आपको ओपिनियन के लिए बिल भेजना है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स में भेजना है। यूनियन टेरिटरीज में चाहे उनके पास लेजिस्लेचर हो या ना हो, विधानसभा हो या ना हो, आपको यूनियन टेरिटरीज के पास ऐसा कोई भी बिल उनके ओपिनियन के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। तो आप समझिए कि अगर हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को आर्टिकल 3 में कंपेयर करते हैं तो स्टेट्स का दर्जा वहां पे बेहतर है। कैसे? कि स्टेट्स जो हैं वो अपने विधानसभा के माध्यम से सेंटर तक ओपिनियन पहुंचा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आर्टिकल 3 के अंदर अगर स्टेट से रिलेटेड कोई भी बिल आएगा तो उस स्टेट के पास ओपिनियन के लिए भेजना पड़ेगा, भले ही वो ओपिनियन ना मानो। लेकिन आर्टिकल 3 के अंदर यह भी दिया हुआ है कि यूनियन टेरिटरी रिलेटेड कोई भी प्रोविजन होगा तो उसे यूनियन टेरिटरीज के विधानसभा के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे यूनियन टेरिटरीज के पास स्टेट्स के कंपैरिजन में कम अधिकार हैं। तो हमने फाइनल क्रक्स ये देखा यहाँ पे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये दोनों ही पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो कोई भी डिसीजन लें। स्टेट्स जो है उनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, और ये फीचर्स हैं एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के, और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की वजह से ही हम इसे क्वाजी फेडरल फीचर भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है जो हमने कनाडा से बोरो करा था। इसी कारण से भारत में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम कहते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब कि हमारा जो देश है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। मतलब कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है कि भारत को कोई नहीं तोड़ सकता, भारत हमेशा जुड़ा रहेगा। लेकिन उसके जो स्टेट्स हैं, उसके जो यूनिट्स हैं अंदर के, वो डिस्ट्रक्टेबल हैं। कि मतलब सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए बिहार को बिहार झारखंड में तोड़ सकती है, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर लद्दाख में तोड़ सकती है, बिहार और ये उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तोड़ सकती है, मध्य प्रदेश को आंध्र प्रदेश को फर्दर तोड़ सकती है। कहने का मतलब है भारत को बोला जाता है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि देश जुड़ा रहेगा, देश नहीं टूटेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश और इस देश का लोकतंत्र बना रहेगा। लेकिन इसके जो राज्य हैं वो पार्लियामेंट जब चाहे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर अपनी पावर का प्रयोग करके सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास करके हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं।
कहने का मतलब है कि क्योंकि पार्लियामेंट के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो बिना स्टेट के कंसेंट के हमारे मैप में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ स्टेट्स की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है। आप संविधान में कहीं नहीं पढ़ोगे कि ये लिखा होगा कि मध्य प्रदेश कभी डिवाइड नहीं होगा, गुजरात कभी डिवाइड नहीं होगा, असम कभी डिवाइड नहीं होगा, बंगाल कभी डिवाइड नहीं होगा, बिहार कभी डिवाइड नहीं होगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं दी हुई है। तो हमारे संविधान में सिर्फ ये दिया हुआ है कि भारत जो है वो जुड़ा रहेगा, क्योंकि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया कभी नहीं टूटेगा, लेकिन स्टेट्स टूटेंगी जुड़ेंगी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो हम क्या हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत कभी नहीं टूटेगा, लेकिन हम क्या हैं? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स की अंदर की जो लकीरें हैं, अंदर का जो मैप है, जो हमारा पॉलिटिकल मैप है, वो बदला जा सकता है, लेकिन भारत और भारत की शान हमेशा बनी रहेगी, उसे कोई छू भी नहीं सकता। अगर हम इसे थोड़ा सा अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं, तो अमेरिका में जो सिस्टम दिया हुआ है दैट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। अमेरिका का ये सिस्टम है। बेसिकली वहां पे क्या होता है कि अगर सपोज करिए जो बाइडेन की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, अगर वहां पे कोई भी चेंजेस करना चाहती है, सपोज वो कहते हैं कि हमारे को फ्लोरिडा को डिवाइड करना है, न्यूयॉर्क को डिवाइड करना है, हमारे को नेवाडा को डिवाइड करना है, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे को डिवाइड करना है, अगर ऐसा उन्हें कोई भी काम वहां पे करना है, तो वो बिना स्टेट्स की परमिशन के नहीं कर सकते। मतलब कि उधर जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को स्टेट्स की पहले परमिशन लेनी होगी। अगर स्टेट्स परमिशन देते हैं तो ही वहां पे नाम, बाउंड्री, एरिया चेंज कर सकते हो। हमारी तरह नहीं कि पार्लियामेंट ने सोच लिया तो वो काम होके ही रहेगा, स्टेट्स के ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि अमेरिका में इस पर्टिकुलर मामले में स्टेट्स को काफी ज्यादा पावर दी गई है, और इसलिए अमेरिका को बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि वो देश भी नहीं टूट सकता और आसानी से उसके राज्य भी नहीं टूट सकते जब तक कि वो खुद परमिशन ना दे दें कि हाँ आप हमारे को तोड़ लो। हमारे यहाँ जो राज्य हैं उनकी परमिशन, उनके कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका में स्टेट्स की परमिशन और स्टेट के कंसेंट की वैल्यू है, क्योंकि उनके संविधान में लिखा हुआ है कि स्टेट्स की एक गारंटी होगी कि फ्लोरिडा है तो फ्लोरिडा रहेगा, न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क रहेगा, ओहायो है तो ओहायो रहेगा, वॉशिंगटन है तो वॉशिंगटन रहेगा। हमारे यहाँ ऐसी कोई गारंटी नहीं कि उड़ीसा है कल को ना रहे, क्या पता सरकार का है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हमें इसे डिवाइड करना है। बंगाल है, हो सकता है सरकार का है कि हमारे को दार्जिलिंग अलग से बनाना है। मध्य प्रदेश है, हो सकता है सरकार का है कि इतनी बड़ी स्टेट है इसको फर्दर डिवाइड करना है। राजस्थान है, हो सकता है सरकार का है कि हमारे को इसे फर्दर दो एरिया में डिवाइड करना है, कि बाड़मेर मारवाड़ एरिया अलग कर दो, मेवाड़ एरिया अलग कर दो। हो सकता है सरकार ऐसा कर दे आने वाले समय में। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहां स्टेट्स की कोई गारंटी नहीं है संविधान के अंदर। सरकार जब चाहे, पार्लियामेंट जब चाहे, सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास करके उन्हें तोड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में स्टेट्स को गारंटी दी गई है कि जब तक स्टेट्स खुद नहीं बोलेंगे, जो उनका कांग्रेस है, बेसिकली उनके पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, जो उनका कांग्रेस है वो इन स्टेट्स को टच भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए भारत है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि हमारी स्टेट्स टूट सकती हैं, और वो कौन है? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि उनकी स्टेट्स उनकी परमिशन के बिना नहीं टूट सकती। अब आते हैं आर्टिकल 4 पे। बेसिकली हमारा जो पार्ट 1 चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, उसका आखिरी आर्टिकल। लेकिन ये लेक्चर यहाँ खत्म नहीं हो रहा, अभी इसके बाद मेरे को बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी करवानी है, तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव बनाया, तभी थोड़ा समय लगा है। लेकिन कंटेंट ऐसा करा दूंगा कि आप बिल्कुल ही कोई किताब ना छुओ तो भी आपका प्रीलिम्स पक्का निकलेगा। साथ में सेशन को लाइक जरूर कर दो। इसका हैंडआउट मैं दे दूंगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता आप अपना एक सेकंड भी कहीं वेस्ट करो, खराब करो, इसलिए पूरी सीरीज और लेक्चर ऐसे बना रहा हूं कि आप बस पढ़ो, मैं नोट्स दे दूंगा, उन्हें रिवाइज करते रहो। पॉलिटी की चिंता मेरी है। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वो पता है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 4 बेसिकली ये बोलता है कि सपोज करिए अगर आपने आर्टिकल 2 के अंदर कोई ब्रांड न्यू स्टेट बनाने के लिए बिल पास करा सिंपल मेजॉरिटी से, या फिर आर्टिकल 3 के अंदर एग्जिस्टिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम, एरिया, बाउंड्री चेंज करने के लिए आपने कोई बिल पास करा, तो जब भी आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी बिल पास करते हो, तो पहली बात, उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है। और ये हमारे को दिखाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कि आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस मुश्किल होता है तो हम उसे कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस आसान होता है तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर ब्रांड न्यू स्टेट, नाम, एरिया, बाउंड्री, डिवीजन, मर्जर,
ये सब सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है, मतलब कि बहुत आसानी से हो रहा है। इसलिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। साथ में आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जब भी आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी कानून पास करते हो तो उसे आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब कि आपको पता है कि ऐसे आपने सुना होगा 7th अमेंडमेंट एक्ट, 9th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, इस तरीके से आपने नंबर्स सुने होंगे। इस टाइप के जो बिल्स होते हैं वो हमेशा आर्टिकल 368 के अंदर पास किए जाते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर आप जितने भी बिल्स पास कर रहे हो ब्रांड न्यू स्टेट्स के लिए या एग्जिस्टिंग स्टेट्स के और एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरीज के लिए, उनको आप कभी भी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानोगे। आर्टिकल 368 के अंदर उन्हें अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। साथ में जब भी कोई ब्रांड न्यू स्टेट बनेगी आर्टिकल 2 के अंदर या आर्टिकल 3 के अंदर एग्जिस्टिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का डिवीजन, मर्जर, नाम, एरिया बाउंड्री चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस कर लिए जाएंगे। उसके लिए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस करने के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि शेड्यूल 1 के अंदर हमारे को सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट और उनका ज्योग्राफिक एक्सटेंट कितना है वो दिया हुआ है। शेड्यूल 4 में हमारे को यह दिया हुआ है कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। ऐसे में अगर आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया जा रहा है तो फिर वो बिल बनेगा आर्टिकल 3 के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो बिल पास हुआ तो आर्टिकल 4 के अंदर ऑटोमेटिकली उसके प्रोविजंस को यूज करते हुए आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस हो जाएंगे कि शेड्यूल 1 में आंध्र प्रदेश की जगह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो नाम दिखने लगेंगे और शेड्यूल 4 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को राज्यसभा की सीट्स अलॉट होने लगेंगी। तो ये आर्टिकल 4 के प्रोविजंस थे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज क्रिएटेड, वो कह रहा है ब्रांड न्यू स्टेट क्रिएट करनी है। मतलब सर आर्टिकल 2 का क्वेश्चन आ गया, समझ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। अब वो कह रहा है कि आर्टिकल 4 पे जाओ और ये देखो कि अगर आर्टिकल 2 के अंदर ब्रांड न्यू स्टेट का बिल पास होता है तो कौन से शेड्यूल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अमेंड होंगे। हमारे को पता है आर्टिकल 4 के अंदर दो शेड्यूल्स मेंशन है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4। फर्स्ट शेड्यूल अमेंड होगा ऑटोमेटिकली, हाँ होगा। सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा। सेकंड में हमारे को अलग अलग डिग्निटरीज की सैलरीज दी हुई हैं, थर्ड में अलग अलग डिग्निटरीज की ओथ और एफर्मेशन दी हुई है, फिफ्थ में हमारे को शेड्यूल्ड एरियाज के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो ऐसे में फर्स्ट शेड्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली अमेंड होगा जब भी आर्टिकल 2 के अंदर कोई नई स्टेट बनाई जाएगी। अब आते हैं एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पे, जिसे कहते हैं बेरूबारी यूनियन केस 1960। अगर हम आर्टिकल 3 की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें तो उसमें हमारे को ये दिखता है कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के अंदर एक पावर है एंड दैट इज टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया। कि उनके पास पावर है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो बेरूबारी केस में ये जजमेंट वैसे हम प्रियम्बल वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं, फटाफट रिवाइज कर लेना इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट में प्रियम्बल को लेके। खैर अभी तो यहाँ पे हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि सवाल यहाँ पे ये उठा कि सर आर्टिकल 3 के अंदर हमारे को दिया हुआ है कि पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कानून पास करके किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का एरिया जो है वो इंक्रीज या रिड्यूस कर सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। सही बात है। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ है कि आप एरिया को डिक्रीज कर सकते हो, क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कानून पास करके किसी स्टेट का एरिया कम करे और वो टेरिटरी किसी दूसरे देश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका को गिफ्ट में दे दे। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया बेरूबारी केस 1960 में। जवाब है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एरिया रिड्यूस करने की बात करी गई है आर्टिकल 3 के अंदर, वो करी गई है कि आप देश के अंदर ही एरिया रिड्यूस करोगे। फॉर एग्जांपल कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ की अगर आप बाउंड्री चेंज कर रहे हो तो आप ऐसे करोगे कि उड़ीसा का एरिया कम कर दिया, छत्तीसगढ़ का ज्यादा कर दिया, उड़ीसा का कम कर दिया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का ज्यादा कर दिया। आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। एरिया रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टेरिटरी किसी और देश को गिफ्ट में दे दो आर्टिकल 3 यूज करके।
सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस में बोला कि अगर आप हमारे देश की टेरिटरी किसी और देश को देना चाहते हो, जो हमने दी भी है कई बार, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स। अगर आप हमारे देश का कोई भी जमीन का टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का भी अगर किसी दूसरे देश को देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करना पड़ेगा। हमने क्या देखा था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर पास होने वाले बिल्स और उनसे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में होने वाला ऑटोमेटिक अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं माना जाता, और इसीलिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के जो बिल्स हैं उनको हम सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास कर सकते हैं। लेकिन बेरूबारी केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला कि आप सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करके आर्टिकल 3 के अंदर अपने देश की टेरिटरी दूसरे देश को गिफ्ट में नहीं दे सकते। ऐसे में अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को कोई टेरिटरी देना चाहते हो, तो आपको आर्टिकल 368 के अंडर एक संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। इस केस में उस टेरिटरी की बात हुई जो टेरिटरी भारत का हिस्सा है, जो स्टेटेड फैक्ट है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हां, यह टेरिटरी भारत का ही हिस्सा है। लेकिन फिर 1969 में सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट आती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर आपका किसी टेरिटरी के ऊपर डिस्प्यूट है, कोई ऐसी टेरिटरी है जो आपका हिस्सा नहीं है लेकिन आपका उसके ऊपर डिस्प्यूट है, और आप उस डिस्प्यूट सेटलमेंट में दूसरे देश को वो टेरिटरी दे देते हो, उस केस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। समझिए, आज मान लीजिए वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा हिस्सा है, कोई 1 किलोमीटर का। अगर हम वो बांग्लादेश को देना चाहते हैं, तो अब वेस्ट बंगाल तो हमारा हिस्सा है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अगर आप वो बांग्लादेश को दोगे, तो उसके लिए आपको 368 आर्टिकल नंबर के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपको लेटर से बे ऑफ बंगाल के अंदर एक जमीन का टुकड़ा मिला, एक जमीन का टुकड़ा एक्सप्लोरेशन में मिला, अभी वो पता नहीं किसका है, आपके और बांग्लादेश के बीच में उसको लेकर डिस्प्यूट हो गया, अभी वो हमारा नहीं है, वो उनका भी नहीं है, डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन ऐसे में वो जो टुकड़ा हमारे को बे ऑफ बंगाल में मिला, वो टुकड़ा अगर हम बांग्लादेश को दे देते हैं, क्योंकि वो हमारा नहीं था, इसलिए हमारे को आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में बोला। तो जब भी आप टेरिटरी की बात सुने अखबार में, न्यूज में, करंट अफेयर्स में, तो हमेशा सबसे पहले ये सोचेंगे कि क्या ये हमारी टेरिटरी है या ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हमारी टेरिटरी भी नहीं है। ये अगर हमारी है और हम देना चाहते हैं, अमेंडमेंट करो। अगर हमारी अभी नहीं है और हम देना चाहते हैं, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इसी जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमारे संसद भवन ने 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 पास करा, जिसके तहत बेरूबारी करके जो जगह है वो पाकिस्तान को दे दी गई थी। सिमिलरली 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास करके हमारी थोड़ी सी टेरिटरी बांग्लादेश को दी थी, कुछ अपने पुराने मसले सेटल करने के लिए। तो आप देखिए कि 1960 में भी और 2015 में भी जब हमने अपनी टेरिटरी का हिस्सा दूसरे देश को दिया, तो बेरूबारी जजमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए हमारे को उसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ा। अब आते हैं इसके अलावा हमारे देश में और क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं। बेसिकली जब हमारा संविधान बना था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रकार के एरियाज हुआ करते थे। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी स्टेट्स। बेसिकली जो हमारा शेड्यूल 1 है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था। फिर ऐसे डिमांड्स आने लगी, अलग अलग कमीशंस बनी, धर कमीशन, जेवीपी कमीशन और साथ में अपना फजल अली कमीशन। इन कमीशंस के अलग अलग रिकमेंडेशंस आए और इन्होंने फाइनली ये बोला, पर्टिकुलरली फजल अली कमीशन ने, कि हमारे को अपने देश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारे को अपनी स्टेट्स को भाषा के आधार पर क्रिएट करना चाहिए। फजल अली कमीशन की मोस्टली रिकमेंडेशंस मानते हुए भारत सरकार ने 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास करा, और इसके अंदर काफी सारी स्टेट्स को मर्ज करा, उनका नाम चेंज करा, लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन करा। साथ में जो 4 प्रकार के एरियाज हमारे शेड्यूल 1 में थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उन चारों को हटाया और ये बोला कि अब से सिर्फ 2 कैटेगरीज होंगी, एक स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन देखते हैं 2007 का। ये कहता है कि कौन सी स्टेट कब बनी थी, उसके क्रोनोलॉजी में आप इनको अरेंज करिए। सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड और हरियाणा की यहाँ पे बात हो रही है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे को ये बताना है कि कौन सा राज्य कब बना। नागालैंड 1962 में बना था,
हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में स्टेट बना था और अरुणाचल 1986 में। तो इस फैक्चुअल डेटा से हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि आंसर होगा बी। ये बेसिकली जो है बहुत ही हिस्टोरिक क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस अब आते नहीं हैं, बट क्योंकि यूपीएससी ने दिया तो हमें देखना पड़ेगा। 2004 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स: फोर्थ जनरल इलेक्शंस इन इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, मैसूर नेम्ड एज कर्नाटका, मेघालय एंड त्रिपुरा बिकेम फुल स्टेट्स। कह रहा है कि इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करके ऑप्शन चुनो, कौन सा सही होगा। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फैक्चुअल हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड। हमारे को पता है कि हरियाणा 1966 में बना, फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में हुए, मेघालय त्रिपुरा फुल स्टेट जो 1972 में बना, और मैसूर को कर्नाटका में 1973 में बदला। तो अपना आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, सिर्फ रटने वाली मेमोरी जो है वो लग रही है। साल 2000 का सवाल, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987, ये सही है कि गोवा जब ऑपरेशन विजय के बाद इंडिया में लाया गया 1962 में, उसके बाद वो यूनियन टेरिटरी था, 1987 में स्टेट बना, सही। दीव इज एन आइलैंड इन गल्फ ऑफ खंबाट, बिल्कुल सही बात है, गल्फ ऑफ कैम्बे उधर दीव अपना आइलैंड है। दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, ये भी सही है। दादरा नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बेसिकली दादरा नगर हवेली फ्रेंच के अंडर नहीं थे, वो पोर्टुगीज के अंदर थे। दादरा नगर हवेली और गोवा दोनों ही पोर्टुगीज के अंदर थे। ये था अपना लेक्चर यूनियन एंड टेरिटरीज। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। लेक्चर को लाइक कर लीजिए, साथ में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।